नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक ज़रूरी मुद्दे पर चर्चा के लिए यहाँ मौजूद हूँ। आप मुझको बैठे हुए देख रहे हैं, जाहिर है कि मैं किसी मेहमान के साथ हूँ। हाईकोर्ट का एक फ़ैसला आया है कल, बड़ा दिलचस्प फैसला है। आम है फैसला, लेकिन मेरे लिए दिलचस्प है। बालोद ज़िले की एक नर्स, स्टाफ नर्स वहाँ पर अस्पताल में काम कर रही थी। वो मेडिकल कॉलेज के स्टाफ की थी, वहाँ से वो बालोद ज़िले के अस्पताल में पदस्थ थी। राज्य सरकार ने उनका वहाँ का अटैचमेंट ख़त्म करके उनको वापस भेज दिया, तबादला कर दिया। सरकार की अपनी मर्जी है, तबादला कर सकती है। वहाँ के डॉक्टर ने लिख कर भेजा, वहाँ के सीएमओ जो हैं ज़िले के स्वास्थ्य अधिकारी, उन्होंने सरकार को लिख के भेजा, जिन्होंने तबादला किया है, कि यहाँ पर स्टाफ नर्स के 2 पद हैं, जिसमें से कुल एक ही नर्स काम कर रही थी, दूसरा पद खाली था। अब आपने उसको भी कहीं वापस भेज दिया है और किसी और को पोस्ट नहीं किया है, तो नर्स वहाँ एक भी नहीं रह जाएगी। नर्स ने भी हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई। सरकार ने नहीं सुनी होगी बात, पहले अर्जी वहाँ लगानी होती है सरकारी कर्मचारियों को, उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई। हाईकोर्ट में उन्होंने तर्क दिया कि उनके बच्चे जो हैं वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बालोद के आत्मानंद स्कूल में 6वीं और 10वीं में उनके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। 10वीं में जो बच्चा है उसकी बोर्ड एग्ज़ाम है और इनका दूसरी जगह जाके ऐसे सेशन के बीच में, सत्र के बीच में एडमिशन नहीं हो सकता, पढ़ाई में फ़र्क पड़ता है, हर्जा होता है, तो इसको कैंसिल किया जाए। तो हाईकोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस तबादले पर रोक लगाई और सरकार को एक कहा है, एक नीतिगत बात भी कही है इस फैसले में। कहा है कि अगर बहुत ज़रूरी न हो तो शिक्षण सत्र के बीच में सरकारी कर्मचारियों का तबादला न किया जाए। ये हाईकोर्ट का एक नीति विषयक वाक्य है जो अधिकारियों पे भी ऐसा ही लागू होगा। तो हमने इस पे चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर चंद्रशेखर तिवारी जी को इनवाइट किया है, जो तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश प्रवक्ता हैं। नमस्कार तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कर्मचारी संघ के नज़रिए से कि ये नौबत आती क्यों है, सत्र के बीच में तबादला ऐसा सरकार क्यों करती है? बहुत सारी लिस्ट आते रहती है अधिकारियों की, कर्मचारियों की, क्यों होता है ऐसा? बिल्कुल, देखिए आपने सुनील जी बहुत ही एक मैं चूँकि आप बहुत वरिष्ठ हमारे पत्रकार साथी रहे हैं, काफ़ी आपका अनुभव है और बड़ा अच्छा भी लगा इसमें कि आपने इस बिंदु को जो आपने एक प्रमुखता से स्थान दिया है अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बहुत इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी अधिकारी, हमारे जो अलग अलग विभाग, जिसमें 52 विभाग के हमारे कर्मचारी जो जुड़े हैं, अलग अलग विभिन्न पदों में जो काम करते हैं, निश्चित रूप से सबका अपना जो कार्यदायित्व है, अपने अपने दायित्वों का वो निर्वहन करते रहते हैं जी। कहीं ना कहीं कार्यदायित्व के अलावा अपनी जो पारिवारिक जो जिम्मेदारियां उसको भी उनको निर्वहन करना है, उसको भी भली भांति वो करते भी रहते हैं। मुझको ऐसा लगता है, अब जहाँ तक इस प्रकरण की बात है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के एक स्टाफ नर्स को वहाँ पर उसकी आवश्यकता थी, बावजूद उसके वहाँ से उनको हटा दिया गया और किसी और को रखा नहीं और उनके स्थान पर पद रिक्त है। जो हमारा एक सेटअप होता है हमारे विभाग का, अलग अलग, चाहे वो सीएमओ, जैसे अपन बात करें स्वास्थ्य विभाग की, बीएमओ, सबके अपने में सेटअप होते हैं। निश्चित रूप से वहाँ का भी अपना एक सेटअप होगा कि इतने वहाँ पर स्टाफ नर्स होना चाहिए, इतने डॉक्टर होने चाहिए, इतने लैब के लोग होने चाहिए अलग अलग। बावजूद उसके इनको हटा देना, मतलब एक तो कमी भी है और कमी के बावजूद इनको हटा देना, तो मुझको कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि एक तो सीधे सीधे तो स्थानांतरण के मामले को न समझते हुए इसको एक ये बोलना चाहिए कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं आप एक अतिक्रमण रूप से आप उसको वहां से हटाए हैं, आप सजा देने जैसा आपने इसमें कृत्य किया है, मुझको ऐसा इसमें प्रतीत होता है जी। और निश्चित रूप से उन्होंने अपना अभ्यावेदन या अपनी बातें जो समकक्ष अधिकारी जो उसके होंगे अपने डीडीओ तक पहुंचाई भी गई होगी। क्योंकि कोर्ट तो तभी सुनता है जब आप सरकार से अपनी बात रखें, बात रख चुके रहते उसमें जब निर्णय या उनके बात को न सुना राहत जाए, नहीं मिलती, तब वो आगे जाते हैं। इसमें मुझको ऐसा लगता है ये यही हुआ। इसमें ज़्यादा जानकारी मैं संबंधित कर्मचारी जब बातचीत होगी तो पता भी चल जाएगा वो।
तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर एक जो दुर्भावनावश ये कार्रवाई की गई है और उस दुर्भावना को लगातार बनाए भी रखा गया, अपने अनुनय विनय के बाद भी उनकी बात को नहीं सुना गया, तो मजबूरन फिर उनको एक माननीय न्यायालय का उन्होंने रास्ता अख्तियार किया और माननीय न्यायालय के पास भी समक्ष में जाके उन्होंने अपने सारे बिंदुओं को रखा। तो जो माननीय न्यायालय का जो पीपी साहू जी का जो निर्णय आया है उसमें, तो ये एक शासन को और मैं समझता हूँ सभी विभाग के अधिकारियों को इस प्रकार की जो कृत्य जो कर रहे हैं उस पर रोक लगेगा। मुझको ऐसा लगता है कि ये आदेश जो है तो एक मामले में जी, लेकिन हाईकोर्ट ने एक जो नीति तय की है बिल्कुल कि बहुत जरूरी ना हो, तो सरकार तो किसी के लिए भी बोल सकती है बहुत जरूरी है, बाद में अदालत में साबित करना पड़ेगा कि ऐसी क्या जरूरत आ गई थी आपको जी, कि उसके परिवार उसके बच्चे इससे ज़्यादा बड़ी आपकी क्या ज़रूरत थी जी। मैं ऐसे कुछ एक और मामले मेरे सामने बीच बीच में आते हैं। एक मामला मेरे सामने ऐसा आया कि एक व्यक्ति हैं, शिक्षा विभाग में ही हैं, एक जगह पदस्थ हैं, उनका 22 महीना बचा है रिटायरमेंट का, उनकी पत्नी भी सरकारी सेवा में है, उसी शहर में पदस्थ हैं। 22 महीने पहले रिटायरमेंट के उनको उठा के दूसरी जगह दूर ट्रांसफ़र कर दिया गया। ऐसा आमतौर पे होना नहीं चाहिए, इतनी मानवीय सद्भावना रहनी चाहिए कि रिटायरमेंट के करीब लोगों को अपने घर के आसपास रहने दिया जाए। ये एक हुआ। दूसरा, अगर पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो इस बुढ़ापे में रिटायरमेंट के 22 महीना पहले उनको इस तरह से अलग कर देना, ऐसे यानी मेरी जानकारी में ये बात आई थी, मैंने सरकार में किसी स्तर पर इसको कहा भी था, शायद कुछ उसके ऊपर कार्रवाई हो नहीं पाई। आपको क्या लगता है कि ये तो सरकार की अपनी नीति होना चाहिए कि जब शिक्षण सत्र चल रहा है, आप तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं जी, स्कूल में दाखिला हो गया है आत्मानंद स्कूल में, जो कि स्थानीय स्तर पे दाखिला होता है, इसका ट्रांसफ़र भी नहीं होता दूसरे आत्मानंद में, बिल्कुल। तो ये नाजायज कितना है? आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ पहले उठाते रहे हैं क्या, ऐसे तबादलों के खिलाफ? जी बिल्कुल, ये जो आपने बहुत ही संवेदनशीलता का जो आप बात अब जो लगातार आपके बातों से जो आ रही है कि जैसे हमारे एक कर्मचारी साथी जो सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, उनको भी उठा के स्थानांतरण कर देना निश्चित रूप से उनके लिए काफ़ी तकलीफदेह है वो। उसके बाद एक दूसरा बिंदु ये भी है जो हमारे स्थानांतरण नीति का भी एक बिंदु है कि अगर शासकीय सेवक में पति पत्नी दोनों हैं तो उनको गृह जिले में ही होना चाहिए, ये इसके नियम है। एक जगह कम से कम होना चाहिए। जी, ताकि अपने परिवार का वो निर्वहन कर सकें। अब दूसरा बिंदु इसमें आ गया कि उनके सेवानिवृत्ति के करीब उनको अन्यत्र भेजा जाना, ये भी कहीं ना कहीं कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि अपने जो एक लाल फीताशाही हम जो कहते हैं, जो हमारे एक जो कैडर जो अधिकारी वर्ग का जो कैडर होता है, जरूर उनकी जो एक जो विचार जो होते हैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति, ये उसी की खिन्न भावना या हम कह सकते हैं दुर्भावना, द्वेषवश, कुछ भी शब्द उनसे लगा हम सकते हैं, ये इसी का नतीजा हमको दिखता है ये। और कहीं ना कहीं जब बात संगठन के पास में आती है तो हम इस बात को लेकर उसके समकक्ष जो अधिकारी हैं, तो उच्च अधिकारी के पास तक हमको कभी जरूरत पड़ती तो वहाँ तक भी सचिव तक हमको चर्चा करना पड़ता है और बहुत सारे प्रकरणों पे उसमें संज्ञान लिया भी जाता है और वैसे आदेश वापस भी होते हैं। लेकिन इसी के उलट एक जो अभी आपने जो न्यायालय की जो बात बताई, हमारे बहुत सारे कर्मचारी न्यायालय भी चले जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप सेवानिवृत्ति के करीब किसी को आप अगर सेवानिवृत्त करते हैं, सारे उनको अंतिम भुगतान की जो बातें होती हैं वो उनमें दिक्कतें होंगी। फिर से उनका जब स्थानांतरण होता है तो सर्विस बुक एलपीसी के रूप में दूसरी संस्था में जाना पड़ता है, दूसरे जिले में चले इसमें भी काफी दिक्कतें होती हैं। कुल मिला के ये अव्यवहारिक है। बहुत ही उनको एक रिटायरमेंट के समय में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी गंभीर शिकायत नहीं की, उस जगह रह के वो अपने ओहदे की ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ कोई भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, धमका रहे हैं लोगों को, तो एक अलग बात है। लेकिन सरकार का बहुत छोटा सा हिस्सा ऐसा रहता है जो किसी जगह पे ज्यादती कर सकता है, जैसे पुलिस में हैं लोग, कोई हैं, एक शिक्षक जो है क्या ज्यादती करेंगे अगर कोई शिकायत उनके खिलाफ नहीं है तो, कोई नर्स अगर कोई शिकायत नहीं है तो क्या ज्यादती कर लेंगी वो। बिल्कुल, यही सब आप जो बात रख रहे हैं, बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास तो समस्या आते रहती है समय समय पे जी, तो हमको यही समझना पड़ता है कि आखिर इसका कारण क्या है, क्यों उसको हटाया जा रहा है। ऐसे अभी और एक दो प्रकरण हमारे पास में आए जिसमें इंक्रीमेंट रोक दिया गया उनका जी। कहीं कहीं पर उनको जैसे छुट्टी में चले गए हैं, छुट्टी उनको स्वीकृत नहीं किया गया,
उसको नो वर्क नो पे कर दिया गया। एक ऐसे प्रकरण है हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी, बहुत जल्दी उन्होंने मुझको आवेदन दिया है। अभी हम बहुत जल्दी उनके जो डीडीओ अथॉरिटी उनसे मिलेंगे इस बात को लेके। और उसमें भी इत्तेफाक की बात क्या हो गई है, वो जो अधिकारी ने जो उनका नो वर्क नो पे जो किया है, वो उनका भी स्थानांतरण दूसरी जगह हो गया है। अच्छा, उस पद में जब वो थे तब उन्होंने किया था। हाँ, अब उस पद की जगह दूसरे अधिकारी अब आ गए। हाँ। हमारे लिए एक ठोक प्रश्नवाचक चिन्ह ये भी अब हो जाता है, उन्होंने उनका कहना ये होगा हमने तो नहीं किया है, लेकिन फाइल तो फाइल है ना। फाइल तो फाइल है। इसी बात को लेके हम उनके पास जाएंगे और जाके जो अधिकार है कर्मचारी का, उसके पास में छुट्टी अगर वो तो मेरा ख्याल है विभागीय मामले या अदालती मामले 10-10, 20-20 साल भी चलते हैं जी, उस दौरान हर 2 साल 3 साल में अफसर तो बदलते रहेंगे, लेकिन फाइल तो जारी रहती है। बिल्कुल, उस पद के में जो अधिकारी रहेंगे वो उसके जिम्मेदार हैं। हम उन तक ये बात को पहुंचाएंगे कि इनके साथ में इस प्रकार से जो हुई है, आप इनके पास में जब पर्याप्त अवकाश है, जो हमारा ईएल होता है, मेडिकल होता है, आप उससे आप कन्वर्ट करिए आप इसको। एक चीज़ तिवारी जी मुझको ये बतलाइए कि सरकार एक तबादला नीति अपनी घोषित करती है, कोई हर साल करती है, कोई 2-4 साल में एक बार करती है जी। इस बार भी आया था कि सितंबर के महीने तक तबादले हो जाएंगे जी। ऐसा कुछ एक तारीख तय होती है कई बार। बिल्कुल, सरकार और स्कूल जो है, शैक्षणिक सत्र जो है, ये तो 16 जून से चालू हो जाते हैं। अब जो जून के बीच में सत्र चालू हो गया है, बच्चों का दाखिला करवा दिए, अब आप सितंबर तक उनका तबादला कर रहे हैं, तो ये जून से सितंबर का जो फासला है, इसमें तो लोगों ने अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया, उनके यूनिफॉर्म सिलवा दिए, उनकी किताबें ले ली, उनके जूते चप्पल वहाँ पे ले लिए, घर किराए से ले लिया। बिल्कुल। अब इसके बाद आप सितंबर तक उनका ट्रांसफ़र करते हैं। क्या सरकार ये मान के चलती है कि कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो इतने भ्रष्ट हैं कि वो 2 जगह घर चला लेंगे, उनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसा सोचती है क्या सरकार? देखिए, इस बात को भी लेके मैं अपनी बात रखूं, ये जो सितंबर, आपने जो अच्छा उदाहरण दिया कि एक शैक्षिक सत्र का जो प्रारंभ जो हो जाता है 16 जून से, और सरकार ही तय करती है उस सत्र को, कोई सारा, हाँ, तो सरकार का ही तारीख तय किया हुआ है, सरकार तय करती है। इसमें भी पहले तो मतलब 1 जुलाई से जो स्कूल खुलता था उसको 15 दिन पहले कर दिया गया है। हम लोग जब पढ़ते थे तो 1 जुलाई लोगों का जन्मदिन जो है घर में वो 1 जुलाई लिखवा देते थे, 30 जून लिखा देते थे ताकि कोई चक्कर ना रहे। तो वो 15 दिन अवसर इसलिए दिया जाता है कि सारे पूरे प्रदेश भर में इस 15 दिनों में दाखिला हो जाए ताकि शैक्षणिक कार्य जो है प्रभावित ना हो। इसी को दृष्टिकोण रख के मुझको जो याद है, जब हमारे राज्य के पहले मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी हुए उसी समय से इस व्यवस्था को लाया गया था। मतलब 1 जुलाई के स्थान पर वो 16 जून से खुलेगा। 15 दिन का ये जो है दाखिले के लिए, कोई टीसी लेके जाना चाहता है या कोई टीसी लेके दूसरी जगह से अपने यहाँ मतलब आने जाने का तबादले जोगी जी भी 365 दिन करते रहे। बिल्कुल, सत्र उन्होंने तय कर दिया, बिल्कुल, लेकिन तबादले में कोई कमी उन्होंने नहीं रखी। अभी तो और थोड़ा सा दिक्कत की बात इसमें यह भी है कि वर्तमान में प्रतिवर्ष, क्योंकि कर्मचारियों के सबकी अपनी अपनी स्थितियां हैं, कई की पारिवारिक समस्या है, माता पिता अगर बुजुर्ग है तो उनके देखभाल है, सेवा की बात है, बच्चे हैं तो उनके साथ में रहने की बात है, तो ये सब के लिए ही स्थानांतरण नीति जो बनी है कि स्थानांतरण होना चाहिए, कर्मचारी अपने सेवा को भी अच्छे से कर सकें और अपने परिवार का भी देखभाल वो कर सकें। स्थानांतरण का मतलब ही यही है। बावजूद इसके जो लगातार शासन जो किसी को भी उठा के जो हटा जो देते हैं, अभी भी आप देखेंगे कई विभागों के सूची जारी होते रहते हैं, तो इस पे मैं समझता हूँ कि स्थानांतरण नीति का कहीं पर भी इसमें पालन नहीं है। सरकार अपने मन से उसको हटा दे रही है और अब कर्मचारी अगर अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाता है या संगठन के संज्ञान में नहीं लाता है तो वो तो उस व्यवस्था का सामना करना पड़ता है उसको, और जाके वहां पर अच्छा है तो भी और अच्छा नहीं है तो भी वो। एक मुझको याद पड़ रहा है कि तहसीलदारों की शायद एक लिस्ट लंबी चौड़ी ऐसी थी जिसको हाईकोर्ट ने पूरा खारिज कर दिया। बिल्कुल, ये भी हमारे लिए और पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा कि सरकार ने स्थानांतरण जो किया एक और जबरिया तौर पे और थोक में बड़ी लिस्ट थी, एक नर्स नहीं थी,
हाँ बिल्कुल, शायद 150-150 ऐसे तहसीलदार थे उसमें बड़ी हाँ संख्या हाँ में। बिल्कुल। तो उसमें जितने लोग गए कोर्ट, सारे लोगों को उन्होंने स्टे दे दिया पूरा, उसमें सारे लोगों को। हाँ। तो ये भी एक ब्यूरोक्रेसी जो है की शिकस्त है, यानी शिकस्त है, बिल्कुल। उनकी गलती समझ में आ रही है। बिल्कुल, उसको गलती कहें या गलत काम कहें, हाँ। दोनों में से कुछ न कुछ तो है। जो तर्क अगर माननीय उच्च न्यायालय इस पर अगर संज्ञान ले रहे हैं, उस पर निर्णय दे रहे हैं, हाँ। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शासकीय प्रक्रिया में कमी है, कमजोरी वो है। बैकफुट में है, इसमें ये तो मानना पड़ेगा। और तभी उसका ये नतीजा आया कि वो उसको स्टे दिया गया है उसमें। ये जो मिसाल जो रहती है किसी एक केस में, जैसे ये नर्स का मामला है, या हम तहसीलदारों की लिस्ट की बात कर रहे हैं जो हाईकोर्ट ने स्टे दिया, ये भी स्टे मिल गया है, तबादले पर रोक लगी है नर्स के तबादले पर। इनको यूनियन इस्तेमाल करता है क्या बाद में? आपका संघ ऐसी मिसालों को, दूसरे जो गलत तबादले होते हैं, नाजायज़ तबादले होते हैं, उसके खिलाफ यूज़ करते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि संगठन के संज्ञान में जब बात आती है तो हम तो पहले यही रास्ता अख्तियार करते हैं कि उसके जो संबंधित अधिकारी हैं, हाँ। और जरूरत पड़ी तो विभाग के सचिव हैं या मुख्य सचिव तक बात को पहुंचा के संवाद के माध्यम से संगठन का पत्राचार करके हम ज़्यादातर ये प्रयास करते हैं कि उसका निराकरण इसी तरीके से किया जाए। हाँ। और हमको सफलता भी मिलती है। संगठन का मतलब औचित्य ही इसीलिए है कि हमारा कोई कर्मचारियों का हक और अधिकार उसको अगर नहीं मिल रहा है, उसके साथ उनके अधिकारों पर कोई कुठाराघात अगर हो रहा है, तो संगठन ही उसके लिए बात करता है। तो इस बात को लेके हम पहले उसमें हम संवाद के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, और ज़्यादातर हमको उसमें सफलता भी मिलती है। अच्छा। चूँकि हम नियमों के अधीन ही हम अपनी बात को रखते हैं, और पहले हम उसमें एक परीक्षण हम कर लेते हैं अपने स्तर पर कि आखिर इनको जो हटाया गया है उसका आधार क्या है, और हटाया गया है तो वो किस नियमों के तहत वो गलत है। अगर मान लीजिए ऐसा रहे कि जिसको हटाया गया है, एप्लीकेशन आपके मेंबर ने आपको दिया जी, और आपको देख के लगता है कि नहीं, ये तो ज्यादती कर रहे थे मेंबर आपके, ये हटाने लायक ही थे, सरकार ने ठीक किया है, तो क्या करते हैं आप? अपने मेंबर के साथ अड़े रहते हैं कि मेंबर को कहते हैं भाई तुम्हारा केस कमज़ोर है? क्या करते हैं? नहीं, देखिए, शासन की, जैसे मैंने कहा कि अपनी बातों पे शासन के नियम, जो नियम स्टैंडिंग ऑर्डर जितने हैं, जो आदेश हैं कि इन नियमों के तहत हमको अपने कार्य करना है, हमारे कर्मचारी साथी कई ऐसे होते भी हैं जो उस नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो नियमों के उल्लंघन पर तो उसके वो स्वयं जिम्मेदार होते हैं। कई ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो ड्रिंक करके फिर अपने सेवा में चले गए। आपके स्कूल कई ऐसे कुछ ज्यादा ही देखने को मिला है, कई अखबारों में आने को मिलता है, कई ऐसे और घटनाएं जो देखने को मिलती हैं। तो निश्चित रूप से ये तो उनका फिर व्यक्तिगत प्रकरण हो गया। वो ये कर्मचारियों के, जैसे हमारा सिविल सेवा आचरण अधिनियम जो होता है, ये उससे विपरीत हो गया। बिल्कुल। तो ऐसे कर्मचारियों का तो हम कोई पक्ष ले नहीं सकते। जो न्यायिक जो चीजें हैं, अगर उसके साथ में अन्याय हुआ है तो जरूर संगठन उसके लिए मजबूती से खड़ा होता है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं जी कि केवल कर्मचारियों के मामले में नहीं, पत्रकारों में, वकीलों में, डॉक्टरों में, जितने तरह के संघ संगठन हैं जी, उनका अंत में देखता हूं होता है अपने सबसे बुरे सदस्यों को बचाने में। जैसे कोई डॉक्टर गलत काम कर रहे हैं लगातार, उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो सारे डॉक्टर मिल के खड़े हो जाएंगे उसको बचाने के लिए। पत्रकारों के संगठन है, सबसे बुरा काम कोई कर रहे होंगे उसको बचाने में संगठन खड़े हो जाएंगे। ये बहुत सारे संगठनों का ये मिजाज रहता है कि अपने लोगों को किसी भी कीमत पे बचाओ। ऐसा कोई धर्म संकट आप लोगों के सामने भी आता है क्या? नहीं, आज हम इतने वर्षों से मध्य प्रदेश से लेकर वर्तमान छत्तीसगढ़ तक एक जिम्मेदारी के स्थान पर रहे हैं कर्मचारी संगठन के, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी, और अभी एक इतना बड़ा समूह छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जिसमें 100 से अधिक संगठन इसमें जुड़े हुए हैं, अलग अलग कैडर वाइज इसमें, उसका नेतृत्व हम कर रहे हैं। तो जहां तक बात, जैसे मैंने अपनी बात में ही कहा कि हमारा सिविल सेवा आचरण अधिनियम, हमारे कर्तव्य और अधिकार, तो कर्तव्य और अधिकार साथ को हम समझते हैं, और मैंने जैसे ही कहा कि वो अगर उल्लंघन कर रहा है तो वो अपराधी है। अगर वो किसी भी विभाग का हो, चाहे जैसे आपने बात की अलग अलग कैडर की, तो मैं समझता हूँ, या हमारा मानना है, हम आज तक उसका, ऐसे व्यक्तियों का हम समर्थन नहीं करते हैं। ठीक, अगर वो गलत है तो उसकी जिम्मेदारी है वो। मैं दूसरा ये जानना चाहता हूँ कि अभी चूंकि हम बात कर रहे हैं, आज का मुद्दा नहीं है वो, लेकिन कर्मचारियों की बात तो कर ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की
सबसे बड़ी कौन सी दिक्कतें हैं अभी जो सरकार के सामने पड़ी हुई हैं? और कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी ये सरकार तो 9-10 महीने की सरकार है, दिक्कतें जो हैं वो तो 10-10 साल से चली आती हैं। कौन सी बड़ी ऐसी दिक्कतें हैं जो बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित कर रही है? क्या दिक्कतें हैं सरकारी कर्मचारियों की? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अभी ये जो नई सरकार का गठन अभी हुआ है, जिसको 10 महीने साल भर नहीं हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं। और जो सत्तासीन अभी जो सरकार है, मौजूदा अभी लोकसभा के भी चुनाव जो संपन्न हुए हमारे राज्य से, उनको भी उसमें एक तरफा बढ़त है, एक तरफा। तो इन परिस्थितियों पे राज्य के जो कर्मचारी अधिकारी जो होते हैं, उनके ऊपर ये जिम्मा है कि सरकार के तमाम योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में शासकीय कर्मचारियों की ही जिम्मेदारी होती है। और वो मैं समझता हूं बखूबी उसका वो निर्वहन भी करते हैं। और बखूबी जब वो निर्वहन कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ये हमारे कर्तव्य हो गए, अब बात आती है अधिकार की। हम सरकार के पास में अभी आप देखेंगे आए दिन हमारे अलग अलग आंदोलन जो हो रहे हैं। पिछले दिनों हमारा 27 तारीख को एक बड़ा भी आंदोलन हुआ, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले एक टोकन स्ट्राइक हमने सरकार के पास में। उसके 4 प्रमुख मांग थे, जो आखिर बात क्या है, जो तो जैसे मैंने कहा कर्तव्य, अब बात आ गई यहाँ पर अधिकार की। उसमें भी हमने कहीं पर भी सरकार से हमने ये नहीं कहा कि सरकार विधानसभा में बहुमत में आ गई तो राज्य के पूरे कर्मचारियों को बोनस दिया जाए। हमने ये मांग कभी नहीं रखी कि लोकसभा के चुनाव में सरकार को 11 में से 10 सीटें मिल गई तो कर्मचारियों को बोनस दिया जाए। हम सरकार से बात हम कभी नहीं रखते, ना हमने कभी रखा भी है। हम बात कहां पर कर रहे हैं कि हमारे लिए एक जो व्यवस्था है, जो हमारा मौलिक अधिकार जो है वेतन, तो वेतन का जो एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ते के मामले में जो भारत सरकार के द्वारा जो एक मूल्य सूचकांक के आधार पर जो निर्धारण जो होता है जनवरी और जुलाई में, तो जनवरी और जुलाई में जो महंगाई भत्ता केंद्र अपने कर्मचारियों को देती है, केंद्रीय कर्मचारियों को, वही राज्य के कर्मचारियों को पूरे देश भर में देने का प्रावधान है। तो अभी हम ये देख रहे हैं राज्य बनने के बाद से लगातार इस व्यवस्था को तत्कालीन सरकारों ने बदला। अच्छा, तत्कालीन सरकारों ने बदला, सरकारें बदली, उसके बाद की सरकार ने भी उसी का पालन किया। अच्छा, हुआ इसमें ये नहीं बदला क्या? बदला ये कि जैसे जनवरी में हमको जैसे डीए मिलना है, वो डीए को नहीं दिया गया जनवरी से। उसको दिया कहां से गया? जैसे राज्य हमारा नया बना तो एक हमारे यहाँ परंपरा है कि 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के एक अवसर उत्साह जो मनाया जाता है, तो बोले जनवरी का ना देके उसको दे दिया जाए नवंबर में। अच्छा, तो जनवरी से नवंबर तक का जो समय गुजरा, वो तो कर्मचारी को आप दिए ही नहीं। अब दे भी रहे तो 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उसको दिया गया। और तो इस 10-11 महीने की राशि एरियस के रूप में जो कर्मचारी नहीं मिलता, नहीं दिया गया, नहीं दिया। ये कब से चल रहा है? ये अजीत जोगी जी की सरकार हमारी जब राज्य बनने के बाद में आई, तो उसी समय से मुझको जो ज्ञान है, मुझको ध्यान आ रहा है मुझको, ये उसी समय से शुरुआत इसकी की। ये ना मैं इसको साफ साफ कम शब्दों में अगर समझूं जी, तो जो जनवरी से जो महंगाई भत्ता मिलना चाहिए जी, वो जोगी जी की सरकार के समय से ही ये परंपरा चल रही है, बिल्कुल चालू कि किया उसको नवंबर में दिया जाए। तो ये 9 महीने का नुकसान हो गया। ये बिल्कुल नवंबर भी या कभी और भी आगे पीछे हो सकता है। वो मैंने एक उदाहरण बताया कि जनवरी वाले को नवंबर में दिए लेकिन एरियस को नहीं मिला। अब ये चला, सरकार बदल गई। जो मैंने कहा सरकार बदल गई, 3 में चुनाव हुए, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार यहाँ पर आ गई। 10 साल तक हमारे पास में यही स्थिति बनी रही। अच्छा, 10 वर्षों तक, मतलब हमको कभी भी ड्यू डेट से हमको एरियस सहित भुगतान नहीं किया गया। अच्छा, ये भी 10 पूरे कर्मचारियों ने झेला उसको। चलते रहा, आगे चलते 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 फिर से जो तीसरे क्रम का जो उनका चुनाव का जो समय आया, तीसरी पारी का हम ये बोल सकते हैं, तब जाके इस व्यवस्था को समाप्त किया गया। अच्छा, तब फिर उसको तो सुधरा व्यवस्था। सुधरने के बाद में फिर उनके अंतिम पड़ाव में वो व्यवस्था फिर से आ गई। उनके रहते अंतिम पड़ाव में पटरी से उतर गई। फिर वो व्यवस्था आ गई। अच्छा, फिर से वो चलता रहा। अब वो सरकार बदल के भूपेश बघेल जी की सरकार आ गई। तो वहां पर अभी जैसे मैंने डीए की बात करी, इसी प्रकार से केंद्रीय कर्मचारियों को जो मकान भाड़ा भत्ता होता है वो जारी किया गया। यहाँ पर कर्मचारियों को वो भी नहीं दिया जा रहा था, जो पिछली डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय की बात है। लेकिन ये जो आप बतला रहे हैं जी, महंगाई भत्ता या मकान भत्ता जी,
ये राज्य सरकारों को अनिवार्य रूप से देना है कि वो अपनी क्षमता के हिसाब बिल्कुल से अनिवार्य रूप से ही देना है। जैसे मैंने कहा ना, कर्तव्य और अधिकार, तो ये केंद्रीय कर्मचारी को जो दिया जाएगा वो राज्य के कर्मचारी को दिया जाएगा। वो एकदम स्पष्ट है, बिल्कुल, उसमें कोई सरकार के विवेक पे नहीं है। ना ना, बिल्कुल एक वेतन का हिस्सा है। मैंने जैसे पहले ही कहा, ये वेतन है ये। तो वेतन तो पूरा ही देना है, वेतन जो तय है उसके, और उसके अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कर्मचारियों का इंक्रीमेंट जो लगता है उसके, अब ये कर्मचारियों के अपने उसकी बात है, वो सामान्य जो विषय जो लोगों को समझ में आता है, आम जन को भी, ये महंगाई भत्ता, मकान भाड़ा भत्ता, इसकी जो मैंने बात की, ठीक है, तो ये चलता रहा। अंतिम पड़ाव में उसको भी नहीं दिया गया। भूपेश बघेल जी की सरकार आ गई, काफी हमको मशक्कत करना पड़ा इसमें। तो जो रमन सिंह की सरकार जी के समय में जो मकान भाड़ा भत्ता हमको जो नहीं मिलता था, वो हमको भूपेश बघेल जी की सरकार में दिया गया, मिला। अच्छा, ये दिया गया, ये राज्य बनने के बाद से पहली बार मिला वो। हाँ, जो हमारा पे कमीशन जो आता है, 7 पे कमीशन हमारा जब आया, उसके आधार पर ये एचआरए की बात जो थी वो उसमें नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर दिया गया उसको। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा जो डीए हमारे जो रुके हुए थे, तो वो डीए को भी लगभग 26% ऐसा मुझको है पूरा जो आपने कार्यकाल का देते हुए, और जो पिछला जो रुका हुआ था उसको भी भूपेश बघेल सरकार में उसको लागू किया गया। एरियर्स वगैरह भी मिले? एरियस नहीं मिले, एरियस तो रुका ही, एरियस नहीं मिले। वो तो जो मैंने कहा ना, जो बदला तो फिर से वो चला गया, वो अभी भी जारी है, वो व्यवस्था अभी भी जारी है। अब माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आ गई। इस सरकार के पहले में जो हमारे दुर्ग के जो सांसद थे, विजय बघेल जी, उसको घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। उन्होंने बाद में एक चिट्ठी भी सरकार को लिखी है कर्मचारी संघों बिल्कुल, के बहुत मांग पत्र पे। चूंकि सारी चीजों को समझते हैं, समझते से मेरा आशा ये है कि जब घोषणा पत्र समिति जो बनी, उसके अध्यक्ष जो बनाए गए, उनसे बैठ के फेडरेशन की हमारी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में उनको सारी चीजों को बताया गया। तो उन्होंने कुछ प्रमुख बिंदुओं को घोषणा पत्र में कर्मचारियों की ओर से इसको लागू किए जाने के आधार पर उसमें शामिल किया गया। वो चीज हो नहीं रहा है। उसमें एक सब्जेक्ट ये लाया गया, यानी आप लोगों ने एक होशियारी ये दिखाई कि अपनी मांगे जो हैं जी उसको घोषणा पत्र में ही जुड़वा शामिल करवाया गया। तो उससे यह है कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो कम से कम उनको अपनी है घोषणा पत्र पे तो अमल करना पड़ेगा। और घोषणा पत्र ही नहीं, उसमें एक और ये चीजें लाई गई। मैं बिल्कुल आपके चैनल उसके माध्यम से बोल सक रहा हूं मैं कि मोदी की गारंटी के रूप में लागू करने की बात उसको कही गई। आज पूरे देश भर में मोदी की गारंटी एक प्रमुखता के आधार पर मोदी जी इस आज पूरे देश नहीं विश्व के हमारे, यानी वो आरबीआई के नोट पे जो लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं जी, वैसा आपने जुड़वा लिया उसमें, बोल सकते हैं। और जो हमारी जायज जो मांग थी, मैंने फिर से कहा इसी बात को कि हमारी जो जायज मांग है हमने उसी को उसमें जुड़वाया। और वो चीज आज इम्प्लीमेंट सरकार उसको उस आप ये बोल सकते हैं कि मोदी की गारंटी को सरकार पूरा नहीं कर रही है। ये एक खेद का विषय है। तो फिर हमने इसको फेडरेशन की हम बैठक किए, बैठक करके तय किए। सारे प्रांताध्यक्ष इसमें शामिल हुए। 27 तारीख की आपकी एक दिन की जो आंदोलन स्ट्राइक जो थी जी, वो ये मुद्दा भी शामिल था। बिल्कुल, इन्हीं विषयों को लेके इसमें हमारे और थे, जैसे महंगाई भत्ता की जैसे मैंने बात की, एचआरए की मैंने बात कहा, मकान भाड़ा भत्ते का। इसके अलावा हमारा 4 स्तरीय वेतनमान देने की बात माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय जो तय किया गया है वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। अच्छा, सेवा काल में 4 स्तरीय वेतनमान देने की जो बात है। इसके अलावा अर्जित अवकाश 240 दिन छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। हम जिस राज्य से निकल के आए मध्य प्रदेश से, वहां पर उसको 300 दिन अवकाश नकदीकरण कर दिया गया है। अच्छा, कर दिया गया। तो आज बहुत सारे जो जितने भर्ती नियम से लेके तमाम जो नियम है राजपत्र के, उस आज छत्तीसगढ़ में सारे वो आज भी लागू है, कुछ संशोधन करके। तो उसका पालन यहाँ पर भी होना चाहिए। और थोड़ा सा आपको इसमें और बताना चाहूंगा, हमारे जो कर्मचारी रिटायर्ड जब होते हैं उनको जो पेंशन मिलता है, तो पेंशन की भी आज व्यवस्था ऐसी है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों सरकारों को उसमें तय करने के आधार पर मतलब पेंशन उन हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी को दिया जाता है। तो इसमें भी एक थोड़ा सा एक बंधन है धारा 40A के तहत में। क्या है? कोई धारा 41 में यह है कि दोनों सरकारों को उसमें मतलब आपसी समन्वय होना चाहिए। अच्छा, समझ गया मैं। जो मध्य प्रदेश के समय से भर्ती हुए हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय के जी, तो उनकी तो तनख्वाह भी वहां बनती थी शुरुआत में, बाद में वो यहाँ आए, राज्य अलग हो गया। तो अब जब रिटायर हो रहे हैं तो वो दोनों सरकारों के कार्यकाल का पेंशन मिल रहा है उनको। तो उसमें एक ऐसी व्यवस्था है कि मतलब उसको हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार को भी देना होता है, छत्तीसगढ़ सरकार को भी देना होता है। तो ये भी दिक्कत होती है हमारे उन पेंशनर साथियों को।
तो उसके लिए भी हमारी एक इसमें मांग है कि पेंशनर हमारे जो कुछ दिक्कतें जो होती 40A जो लगाया गया उसको भी समाप्त किया जाए। हाँ। इनको 4-5 प्रमुख मांगों को लेके अच्छा। हमारा माननीय तो मुख्यमंत्री जी विजय को बघेल जी ने जो चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को, वो तो भाजपा के ही सांसद हैं जी और भाजपा के 2 चुनाव उन्होंने लड़े, भूपेश बघेल के खिलाफ विधानसभा लड़ा, बाद में लोकसभा लड़के सांसद भी बने वो। जी तो उसका असर हुआ क्या सरकार के ऊपर उस चिट्ठी का? हाँ, यही थोड़ा सा देखने की बात है। हम लोग इसमें इंतजार कर रहे हैं हाँ। कि उसका असर कब होगा। हाँ और हम अपनी बात को भी रखें पत्राचार के माध्यम से। हाँ सरकार को थोड़ा सा हम लोगों ने एक अपना आंदोलन के माध्यम से भी अपनी बात को पीड़ा हमने बताई अपनी। हाँ पीड़ा भी, और जो घोषणा पत्र में है हाँ माननीय मोदी जी की गारंटी के रूप में शामिल किया गया तो उसको लागू किया जाए। हाँ लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। इस बात को लेके पूरे प्रदेश के कर्मचारी काफी एक सोचनीय परिस्थिति में, आखिर ये हो क्यों रहा है, आखिर ऐसी परिस्थिति क्या क्यों निर्मित हो रही है, ये हमारे सामने अभी प्रश्नवाचक मोदी जी चिन्ह की है। गारंटी भी पूरी नहीं हो रही है आप लोगों के बिल्कुल, मामले में, राज्य के ऐसा कर्मचारियों आपका के मांगों कहना के मामले में माननीय मोदी जी की गारंटी हमारे कर्मचारियों के लिए पूरी नहीं हो रही है। है ऐसा। ये लेकिन स्थिति है। गारंटी तो घोषणा पत्र की जो है 5 साल में धीरे धीरे पूरी होती है, जी कोई जरूरी नहीं है कि नहीं 9 तो महंगाई महीने में भत्ता पूरी हो जाए। तो जनवरी जुलाई जैसे मैंने कहा। हाँ। आज देखिए यहाँ पर हमारे IAS, IFS, IRS, ये लोग पा रहे IPS हैं। के लोग को महंगाई भत्ता पूरा 50% दिया जा रहा है। हाँ। कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। स्थिति तो ये है, महंगाई का सामना जितना हमारे कर्मचारी कर रहे हैं, महंगाई सबके लिए एक समान है। हाँ। किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा, ऐसा तो है नहीं। हाँ। इसलिए आखिर उनको जो दिया है उसका भार तो हमारे राज्य के खजाने पर ही पड़ रहा है। बिल्कुल। तो राज्य के कर्मचारी को क्यों इससे वंचित रखा गया है, उनको भी मिलना चाहिए। और कोई बड़ा मुद्दा है कर्मचारियों का जो राज्य में अभी पेंडिंग है? देखिए, ये सबसे ज्वलंत मुद्दे यही हैं। इसके अलावा जो एक मानवता का मिसाल आप कह सकते हैं कि हमारे जो कर्मचारी दिवंगत जो होते हैं, हाँ। तो कर्मचारी जो दिवंगत होते हैं तो उनका अनुकंपा नियुक्ति का जो प्रावधान है सरकार के द्वारा, उसमें भी कहीं ना कहीं एक नियम या बंधन लगा के रखा मैं गया है। आज ही आदेश देख रहा था, किसी अधिकारी का या मंत्री का आदेश है कि जो अनुकंपा नियुक्ति के मामले जो बकाया हैं उनके ऊपर तेजी से कार्रवाई की जाए। ऐसा उसमें हम लोगों ने फेडरेशन की ओर से भी मांग किया है, हमारे संगठन की ओर से, तृतीय कर्मचारी संघ की भी ओर से, कि उसमें जो आपने शर्तें जो लगाई है, शर्त को आप समाप्त करें। हाँ। क्योंकि दिवंगत परिवार को वो तत्काल उसकी आवश्यकता है। हाँ। आप शर्तों का अगर वो पालन नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है। हाँ। आप पहले कोई शर्त नहीं हुआ करते थे। अच्छा। दिवंगत अगर हमारा कोई कर्मचारी होता है तो उसके परिवार के योग्य एक व्यक्ति को, जो परिवार के लोग सहमत हो, जिसको तय करें, उसको अनुकंपा नियुक्ति दे दिया जाता था। हाँ। वही व्यवस्था लागू होनी चाहिए। हाँ। तो हमारा अभी ये मानना है। शर्त ऐसी क्या जोड़ दी है जिसकी वजह से देर हो रही है? अलग अलग शर्तें हैं। लिपको के मामले में अलग शर्त है, शिक्षकों के मामले में अलग शर्त है। अच्छा। और सरकार का ये भी कहना है कि रिक्त जो पद हैं उसमें 10% में ही अनुकंपा नियुक्ति होगी। आपने जो शिक्षकों का कहा उससे मुझको एक सवाल सूझ रहा है। जो शिक्षक जगह जगह छत्तीसगढ़ में कहीं शराब पी के स्कूल पहुंच रहे हैं, कहीं बच्चियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, कहीं अश्लील मैसेज भेज रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके जो मेंबर होंगे, आपके कम से कम ऐसे लोग किसी न किसी संघ में होंगे, इनके ऊपर संघ क्या कार्रवाई करता है कि आप सरकार के ऊपर छोड़ते हो कार्रवाई करना, कि आप भी कोई नोटिस देते हो अपने मेंबर को? नहीं, जैसा कि आपने कहा कि इस प्रकार के जो घटना करने वाले कर्मचारी, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे किसी भी विभाग के हों, वो चाहे अपन ये भी बोल सकते हैं कि जैसे अलग अलग भी आती है जो कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के लोगों ने उनको रेड किया करके, ऐसे भी हमारे अलग अलग प्रकार के कर्मचारी हैं। अब बात आ गई हमारी सदस्यता की। तो सदस्यता तो हमारा वार्षिक होता है। वार्षिक सदस्यता का आधार यही है कि हम सब एक कर्मचारी हैं, राज्य के अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं वो सब के लिए हम एक मांग रखते हैं, इसलिए आप हमारे सदस्य के रूप में आप सब हम एक हैं, ये वाली बात है। अब इस प्रकार से घटना कारित करने वाली जो बात है, तो घटना कारित तो निश्चित रूप से उनकी व्यक्तिगत एक दुर्भावनावश या जो भी अपने कृत्य, जैसे शराब का सेवन की बात कर रहे हैं, सरकार कार्रवाई करती वो जो उसके लिए जो नियम है। नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको जानना चाह रहा हूँ जी कि उससे जो बदनामी होती है सरकारी कर्मचारियों की, मेरे ही नज़र में रहता है, अरे दारू पिए हुए स्कूल पहुँच रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं टीचर। आपके संघ को भी कभी लगता है क्या कि इन लोगों को कोई नोटिस दिया जाए या संघ के बीच में कोई सर्कुलर जारी किया जाए
कि चाल चलन अच्छा रखना तो जिम्मेदारी भी है ना। बिल्कुल, ऐसे लोगों को तो हम संग में नहीं रखते हैं। हम तो नोटिस तो देने की बात कि तत्काल संगठन का उससे कोई वास्ता नहीं रहता, ऐसे कर्मचारियों का हटा देते हैं, बिल्कुल हटा सदस्यता से। तत्काल से उनको। कोई हमारे इस प्रकार के कर्मचारी जो उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का, आम जन बच्चे, आखिर हमारे भी तो बच्चे हैं वो, और बच्चों के का भाव आप में नहीं है अगर, या आपको ये भी भान नहीं है कि आपका जो पद के गरिमा के अनुकूल आपका अपना कृत्य नहीं है, तो ये तो आप उल्लंघन कर रहे हैं सीधे सीधे। एक चीज मुझको बतलाइए, पिछली भूपेश बघेल सरकार जो थी उसने महीने में जो 2 शनिवार सरकारी दफ्तर खुलते थे, काम होता था, उसको भी छुट्टी कर दिया, 4 शनिवार की छुट्टी कर दी और कहा कि बाकी दिन आधा घंटा या 1 घंटा काम ज़्यादा होगा हर दिन। तो छुट्टी तो बढ़ गई लेकिन काम होते दिखता नहीं है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे अखबारों में रिपोर्ट छपती है कि लोग 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे ऑफिस पहुँच रहे हैं, अपने टाइम से आ रहे हैं, अपने टाइम से जा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। छुट्टी उनको 26 एक्स्ट्रा मिल गई समझ लीजिए मोटे तौर पर, महीने में अगर 24 छुट्टी उनको ज़्यादा मिल गई। क्या कहना है आपका इसके ऊपर? यानी जनता को ये लगता है कि सरकारी कर्मचारियों को इतना कुछ मिल रहा है और काम नहीं करते हैं। नहीं, ये हमारे आम जनता से हमारा निवेदन है इस बात को लेके, कर्मचारी शासकीय कर्मचारी के रूप में, आखिर हम भी जनता के रूप में एक हिस्सा हैं उसके। शासकीय कर्मचारी हमारी एक जिम्मेदारी है। तो जैसे आपने अभी बात कही कि जो 2nd और 3rd सैटरडे हुआ करता था वो 1st और 4th भी हो गया। निश्चित रूप से ये अवकाश देने का जो एक है, सरकार को अपना ऐसा सुझाव, कोई संगठन से हमारी इसमें कोई मांग नहीं थी। मांग नहीं थी, बिना मांग के हुआ था ये। आपको पहले मैं बताना चाहूंगा मैं इसको, हमारी इसमें कहीं कोई मांग नहीं थी। अब उसको सरकार ने कर दिया। हम तो इस बात को लेकर शासन के पास भी हम गए कि आप देर तक आप रुकने की बात कर रहे हो, इसमें हमारे महिला कर्मचारी को दिक्कतें होती है, तो उनको लौटना है, घर में जाके घर के जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। आप इधर ज्यादा समय तक रुकेंगे तो उधर उनको सारी दिक्कतें होंगी। हम तो ये भी बात को कई बार रखते रहे हैं। अब बावजूद इसके कि जो एक आदतन जो कर्मचारी, सभी कर्मचारी नहीं, इसमें कुछ कर्मचारी हमारे आदतन हो सकते हैं इसमें, लेकिन बाकी कर्मचारी हमारे काम पर समय पर उपस्थित होते हैं। चाहे हमारे इंद्रावती भवन के कर्मचारियों की बात हो। ये भूपेश गवर्नमेंट ने किया क्यों था ये, जब आप लोगों की कोई मांग नहीं थी, कर्मचारी अधिकारी की मांग नहीं थी, क्यों किया था? अब मुझको ऐसा लगता है कि कुछ कहीं ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से उनको ये सुझाव दिया गया होगा कि मतलब इससे कर्मचारियों की हमदर्दी मिलेगी, सत्तारूढ़ पार्टी ये भी बोल सकते हैं। और एक वर्ग, जैसे आप स्कूलों में आज ये व्यवस्था नहीं है। आज स्कूल तो हर शनिवार के स्कूल लग रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ लिपिक संवर्ग के हमारे जो साथी हैं उनके लिए जो हुआ करता था 2nd और 3rd सैटरडे, वो अब 4 शनिवार हो गया उनके लिए। लेकिन वो तो लिपिक वर्ग के ऊपर के भी जितने अधिकारी हैं, सारे कार्यालय बोलना चाहिए, सब लागू हो गया, सारे कार्यालय। अस्पताल, स्कूल, ऐसा कुछ जगहों को छोड़ के बिल्कुल, तो दफ्तरों में सभी जगह, दफ्तरों में सभी जगह है, ऐसा ही बोला जाएगा इसको। यही है इसमें व्यवस्था जो है। तो क्यों किया होगा सरकार ने? मैं हैरान होता हूँ थोड़ा। ये बिल्कुल प्रश्नवाचक चिन्ह तो हमारे सामने भी था। आखिर इससे सरकार को लाभ क्या है? कर्मचारी की बदनामी बहुत हुई। ये लोग वैसे ही काम नहीं करते हैं और इनको साल में 24 छुट्टी दे दिया गया। ये मैं इससे बिल्कुल मैं कोई एक्सक्यूज इसमें नहीं कर सकूंगा। ये भी हमारे लिए भी हमने कहा ना कि आखिर हम तो ये बात रखे कि आप देर तक काम करने के लिए आप बोल रहे हैं, तो महिला कर्मचारी को दिक्कत है उसमें। बिल्कुल, महिला क्या, पुरुष कर्मचारी को भी अपनी जिम्मेदारी है कि बच्चा अब स्कूल से लौट गया होगा तो उसको लिए कुछ खरीदी करना है, सब्जी लेके घर जाना है तो पकेगा खाना। हाँ, घर की अपनी जिम्मेदारियां भी है उसमें परिवार की। तो ये सब दिक्कत हमने रखी थी अपनी बात को, लेकिन कुल मिला के व्यवस्था ये बिन मांगे मुसीबत डाल दी थी भूपेश गवर्नमेंट ने। अब मुसीबत बोले या एक व्यवस्था लागू तो हो गई है, लेकिन और एक छोटी सी बात मुझको बतलाइए जी। बहुत सारे सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए भटकते हैं। उन्हीं ऑफिस में जाना पड़ता है जिस ऑफिस में वो काम करते थे कुछ अर्सा पहले तक। कुछ लोगों से रिश्वत भी मांगी जाती है, काम समय पे होता नहीं है, महीनों तक, और शायद 1-2 साल भी कुछ लोगों के पेंशन के केस लटके रहते हैं। कर्मचारियों की हमदर्दी एकदम से खत्म हो जाती है क्या? कल तक आपके साथी थे, आज नहीं रह गए, सरकारी नौकरी में रिटायर हो गए, तो उनको इतना धक्का खाना पड़ता है। वो एक कोई सीरियल था ना, एक ऐसा ऑफिस में धक्का खाने वाला एक सीरियल नहीं था कोई, मुसद्दी लाल या ऐसे किसी नाम का एक पंकज कपूर अभिनेता थे, ऐसा आता था।
तो सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के अगले दिन से मुसद्दी लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखिए मैं फिर आपको मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ तृतीय शासी कर्मचारी संघ, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हम लोगों ने इसी चीज़ को संज्ञान में रख के ऐसे हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए हमने उनके सेवानिवृत्ति के साथ हमने एक व्यवस्था बना ली है। अच्छा। हमने पेंशनधारी कल्याण संघ का हमने एक व्यवस्था बनाई, उसका हमने गठन किया हुआ है, जो हमारे छत्तीसगढ़ तृतीय शासी कर्मचारी संघ की एक मजबूत इकाई है। वो कर्मचारी नहीं रह गए, लेकिन पेंशनधारी भूतपूर्व कर्मचारी, तो हमने उनके लिए भी एक संगठन बना दिया, उसकी भी हमारी नियमित बैठकें होती रहती हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तौर तले भी हमने अभी एक व्यवस्था और बनाई है, पेंशन फोरम बनाया है हम लोगों ने। और ऐसा कतई नहीं है कि हमारे वो कर्मचारी रिटायर हो गए तो उनके प्रति हमारा कोई संज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा डीए का जो विषय है, अब रिटायर हो गए, उनको जो पेंशन के तौर पे मिलता क्या है, जो वेतन अंतिम वेतनमान में जो रहते हैं उस वेतनमान का आधा और प्रचलित महंगाई भत्ता उनको पेंशन के तौर पे मिलता है। तो ये तनख्वाह का करीब आधा ही होता है। आधा ही होता है। हाँ। तनख्वाह का आधा ही माना जाएगा वो। भले उसका कैलकुलेशन 2 मद में करें जी, लेकिन वो तनख्वाह का आधा, करेंट आपके जो वेतन का जो है उसका आधा, उसका आधा। तो अब वो हमारे जो सेवानिवृत्त साथी हैं, जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, बोलना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं उनको, हमारे सारे वो बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए अब कौन करेगा? तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ये हमारे पास में है। हम उनको सबको हम कहते हैं, हमारी सतत हमारे कर्मचारी भवन में इस बात को लेकर मीटिंग होते रहती है समय समय पर। और जिस भी प्रकार के, चूंकि ये संभाग में अलग अलग बटा हुआ है, तो अलग अलग कर्मचारी जो जिलों के हैं, संभागी हमारे संयुक्त संचालक इसमें कोष लेखा के बने हुए हैं। पेंशन के प्रकरण का निराकरण वही होता है। तो सबसे हमारा कहना ये होता है कि आप जो भी समस्या है आप संभागी स्तर पर आप उनको सूचित करें। तो सतत हम उनके लिए लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है। और जहां तक बात है कि कुछ तकनीकी जो स्थितियां होती है कि अलग इंक्रीमेंट जोड़ना घटाना कम हो गया, या सीआर में कहीं वेतन अलग भुगतान, या जांच चल रही है कुछ है तो अलग वेतन अलग ज्यादा भुगतान होगी, इन सब चीजों पर मतलब फिर नियमानुसार व्यवस्था बनती है। चलिए, मेरी शुभकामना आपके सदस्यों, कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ है जी कि हाईकोर्ट ने जिस मुद्दे को लेकर ये ताज़ा आदेश किया है कि शैक्षणिक सत्र के बीच में तबादला न किया जाए, मुझको भी अटपटा लगता है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि विष्णुदेव साय की सरकार में पहली बार हो रहा है। मैं तो अनंत काल से देखते आ रहा हूँ, मध्य प्रदेश के समय से भी देखते आ रहा हूँ, साल भर तबादले होते हैं जी। मेरा ये मानना है कि स्कूल का जो सेशन चालू हो रहा है उसके 1 महीने पहले तबादले ख़त्म हो जाने चाहिए। उसके बाद नहीं होना चाहिए तबादला। किसी को बतौर पनिशमेंट आपको हटाना है तो वो तो आप निलंबित कर कार्रवाई के आधार पे कीजिए, लेकिन तबादले नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है जी। मुझको उम्मीद है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद, हमारी आपकी इस बातचीत के बाद लोगों के ध्यान में, सरकार के ध्यान में ये बात थोड़ा ज़्यादा जोर से आएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। कुल मिला के फिर आपके इस माध्यम से मैं अपनी बात फिर से रखूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख कर्मचारी अधिकारियों की जो अपनी जो एक प्रमुख जो मांग को लेके हम लोगों ने एक सरकार के सामने अपनी बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में माननीय मोदी जी की गारंटी के रूप में सरकार से अपेक्षा है कि केंद्र के समान 2 दिनांक से महंगाई भत्ता एरियर सहित दिया जाए। दूसरा, केंद्र के समान हमारे राज्य के कर्मचारियों को मकान भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान के अनुरूप दिया जाए। इसके अलावा 240 दिन के स्थान पर 300 दिन का अवकाश नकदीकरण की राशि दी जाए, 4 स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए। इस बात को लेकर सरकार के पास अपनी बात रखी है, इसको पूरा करने का अपील मैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल, आप जो कुछ बोल रहे हैं उसका एक फायदा इनडायरेक्ट मुझको भी होगा। मेरे घर पे भी एक सरकारी तनख्वाह आती है जी, तो अगर आपके कहे मुताबिक लागू होता है यहाँ पे तो उसका कुछ फायदा मेरे घर पे भी आएगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आज आप आए यहाँ पे। आज की बातचीत आपने सुनी। सरकारी कर्मचारी चाहे वो थोड़ा ज़्यादा लोगों की नज़रों में बदनाम रहते हैं कि रिश्वत लेते हैं, काम नहीं करते हैं, देर से ऑफिस जाते हैं, जैसे स्टेट बैंक के बारे में रहता है कि 2 घंटे तक लंच करते हैं, ऐसा ही सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी रहता है। सब जगह रहते होंगे, समाज के दूसरे तबकों में भी ऐसे लोग रहते हैं। मैं तो आए दिन खबरें देखता हूं कि पत्रकार बनकर ब्लैकमेलिंग करते हुए वसूली की, कई सरकारी डॉक्टरों का रहता है कि वो घर पे प्रैक्टिस करते हैं, कई तरह की चीज़ें समाज में रहती हैं। जब कभी ऐसा होता है तो ऐसे सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई भी होती है। फिलहाल आज हम यहाँ पे एक खास मकसद से आए थे
कि ये तबादला नीति जो है सरकार की साफ होना चाहिए। ये चंद्रशेखर तिवारी जी जो बोल रहे हैं, मैं इससे कुछ ज़्यादा बढ़कर बोलना चाहता हूँ कि सरकार को अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को भ्रष्ट नहीं मानना चाहिए कि उनके पास इतना पैसा है कि वो 2 शहरों में 2 मकान किराए पे लेकर 2 जगह घरेलू कामगार रख के 2 चूल्हा, 2 बिजली, 2 सारा सेटअप बनाकर चल सकते हैं। ऐसा सरकार को नहीं मानना चाहिए। अगर किसी के पास तनख्वाह कुछ ज़्यादा भी है ज़रूरत से, तो भी सरकार को उसको ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि स्कूल कॉलेज शुरू होने की जो तारीख रहती है उसके 1 महीने पहले तबादले ख़त्म हो जाने चाहिए। ये सरकार के अपने कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके दुश्मन नहीं हैं। छत्तीसगढ़ की या देश के किसी प्रदेश की सरकार जो है वो पाकिस्तान और चीन के कर्मचारियों का तबादला नहीं कर रही है कि उनको प्रताड़ित किया जाए, उनको तकलीफ दी जाए, उनका नुकसान किया जाए। या आपके अपने कर्मचारी अधिकारी हैं, अगर आपको अगस्त में और सितंबर में और अक्टूबर में उनका तबादला सूझ रहा है तो 3 महीने में थोड़ी वो एकदम से अपराधी या मुजरिम हो गए हैं। आपको इनका स्कूल सेशन, कॉलेज का सेशन चालू होने के 1 महीने पहले ये तबादले खत्म कर देना चाहिए ताकि वो लोग भी इंसान की तरह अपने परिवार का ध्यान रख सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि हाईकोर्ट के इस फैसले से छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार सबक लेगी। हालांकि ये कोई नई नौबत नहीं है, मैं मध्य प्रदेश के समय से ऐसा ही हाल देखते आ रहा हूँ, लेकिन पहले से कुछ गलत चले आ रहा है तो उसको जारी रखना भी ज़रूरी नहीं है। तो मैं विष्णुदेव साय सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि इस सिलसिले को, इस बार तो लिस्ट अभी तक आते जा रही है, कल भी रात में आई है लिस्ट, आज सुबह भी आई है, लेकिन इसको ख़त्म करना चाहिए सिलसिले को। अगले साल से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अभी भी रोक के रखना चाहिए तबादले। ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी, मैं उनके हक के लिए ये बात कर रहा हूँ। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे को लेकर। आपको अगर हमारी ये बातें ठीक लगती हैं, आपको लगता है कि हम ज़िंदगी के कुछ असल मुद्दों को उठाते हैं जो कि चटपटा नहीं है, यहाँ हम 2-3 पार्टियों के 2-3 लोगों को इकट्ठा करके मुर्गा लड़ाई करने की कोशिश नहीं करते। हम गंभीर मुद्दों पे गंभीरता से बात करते हैं, लेकिन ये असल मुद्दे हैं। राज्य के 5 लाख कर्मचारी अधिकारी इससे प्रभावित होते हैं, उनके परिवार भी हैं। एक परिवार में 4 माने तो 20 लाख लोग करीब प्रभावित हो रहे हैं आज की इस चर्चा से। आपको अगर हमारी ये बात अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, नीचे टिप्पणी लिखिएगा। आज की इस चर्चा पर भी, सरकार की नीति पर भी, सरकारी कर्मचारी अधिकारी पर भी, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको लगता है कि ये हम बात सही कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, असल मुद्दा है ये, तो इसके लिंक को अपने दोस्तों को भी आप भेजिएगा ताकि उनके बीच भी ये चर्चा हो सके। फिर मिलेंगे आपसे। चलते चलते एक बहुत छोटी सी नसीहत, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना आपको ये चीज़ें पसंद हैं उतना ही कैंसर को भी वो लोग पसंद हैं जो तम्बाकू को किसी भी शक्ल में खाते पीते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने कुल कैंसर मरीज हैं उसमें 24% मुंह के कैंसर के हैं। मुंह का कैंसर 99% तंबाकू की वजह से होता है। इसके अलावा भी गले की नली का कैंसर होता है, फेफड़े का कैंसर होता है, तंबाकू से कई तरह के कैंसर होते हैं। अपने शौक का, अपने लत का इतना ख्याल मत रखिए कि आप अपने परिवार का ख्याल ना रख सकें। परिवार के साथ अच्छे से ज़िंदगी जिए, अच्छे से रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे।